जी मैम, 12th तक हो गया है ना? जी। चलो तो स्टार्ट करते हैं मिट्टियों का वर्गीकरण। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये बहुत बड़ा लिटरेचर है और आपको याद करना भी मुश्किल होगा, तो आप लोग एक स्केच ग्राफ बना लें और छोटी इंपॉर्टेंट चीजें उस पर लिख दें कि कितनी तरह की मिट्टी है, कितने तरीकों से डिवाइड की जाती है, फिर उनके क्या मोटे मोटे नाम है, बस। अदरवाइज मैं मिट्टी पे बहुत सारे लेक्चर्स देती हूँ और 1 घंटे के लगभग देती हूँ, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और नॉलेज ज्यादा होती है, तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा रूल नहीं है। बट हाँ, आप एग्जाम दोगे तो उसमें पूछ ही लिया जाएगा, तो उस लिहाज से आपको एक स्केच बनाना चाहिए एक पेज पे। चले, मिट्टियों का वर्गीकरण। मिट्टी का वर्गीकरण विवादास्पद विषय है, परंतु यह सत्य है कि मिट्टियों का वर्गीकरण कई आधार पर किया जाता है। अनेक मृदा वैज्ञानिकों ने मिट्टियों का वर्गीकरण उनके रंग के आधार पर, जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी किया है, तो कुछ ने उनके कणों की बनावट के आधार पर बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी आदि से किया है। प्रमुखतः मिट्टियों का वर्गीकरण इन आधारों पर किया जाता है, जैसे मिट्टी के कणों की बनावट टेक्सचर के आधार पर। सबसे ज्यादा पहचानना मुझे लगता है टेक्सचर के आधार पर ही हम पहचान सकते हैं, और थोड़ा बहुत कलर के आधार पे। मिट्टी के कणों के मिश्रण को बनावट टेक्सचर कहा जाता है। ये मिट्टी के कण बारीक और मोटे होते हैं। इसी आधार पर मिट्टियों को 4 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। बालू के कण 1 मिलीमीटर से 0.05 मिलीमीटर के व्यास के होते हैं। जिस मिट्टी में इस प्रकार के कणों की मात्रा 80% अथवा इससे अधिक हो और मृतिका अथवा चिकनी मिट्टी का प्रतिशत 20% अथवा इसमें कम हो, उसे बालू कहते हैं। दोमट मिट्टी, सैंडी लोम, इसमें चिकनी मिट्टी का प्रतिशत अधिक पाया जाता है। यह बलुई दोमट मिट्टी कहलाती है। इसमें 20 से 50% तक बालू के कण होते हैं और 50 से 80% तक चिकनी मिट्टी के कण पाए जाते हैं। अगर हमें नहीं मिलती है तो हम थोड़ा सा सैंड अपनी चिकनी मिट्टी में मिला देते हैं 20%, तो वो सैंडी पोरस मिट्टी बन जाती है। दोमट लोम मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी में चिकनी मिट्टी, गाद, सिल्ट और बालू के कणों का मिश्रण पाया जाता है। दोमट में चिकनी मिट्टी का प्रतिशत 20 और इससे कम गाद का प्रतिशत, सिल्ट का प्रतिशत होता है। बालू का प्रतिशत 20 से 40% होता है। जिन मिट्टियों में सिल्ट की मात्रा अधिक होती है उन्हें सिल्ट लोम, और जिसमें चिकनी मिट्टी के कणों की मात्रा अधिक होती है उन्हें क्ले लोम कहते हैं। चिकनी मिट्टी अथवा मृतिका, क्ले। जिन मिट्टियों में चिकनी मिट्टी अथवा मृतिका के कणों की अधिकता होती है उसे मृतिका अथवा चिकनी मिट्टी कहते हैं। मृतिका के कणों की बनावट 0.005 मिलीमीटर के व्यास से भी कम होती है। यह सबसे बारीक कण होते हैं। ऐसी मिट्टियों में मृतिका तथा चिकनी मिट्टी की अधिकता पाई जाती है एवं थोड़ी मात्रा में ही अन्य कण होते हैं। चिकनी मिट्टी अथवा मृतिका में पानी अधिक दिनों तक सुरक्षित रहता है। अब मिट्टियों के रंग के आधार पर वर्गीकरण, तो मेन बहुत कम है। अगर आप टेक्सचर के आधार पर देखेंगे तो सैंड है, सैंडी लोम है और क्ले है। ये 4 तरीके का वर्गीकरण है। और कलर के आधार पर तो पहचान ही सकते हैं। मृदा वैज्ञानिकों ने मिट्टियों को उनके रंगों के आधार पर भी वर्गीकृत किया है। मिट्टियों में ये रंग उनके मौलिक चट्टानों में मिश्रित खनिजों और जीवांश की मात्रा में अधिकता और न्यूनता के आधार पर गहरा काला व भूरा होता है। रंग के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। पहली है काली मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी में जीवांश तत्वों की अधिकता पाई जाती है। जीवांश तत्वों की अधिकता अथवा न्यूनता के आधार पर इस मिट्टी का रंग हल्का व भूरा काला होता है। आर्द्र प्रदेशों में अपर्याप्त जल निकास के कारण भी इन मिट्टियों का रंग काला पाया जाता है। लावा प्रवाह से निर्मित मिट्टियां भी काली होती हैं, जैसे भारत की रेगड़ मिट्टी। ये मिट्टियां सर्वाधिक उपजाऊ होती हैं। लाल मिट्टी, जिन चट्टानों में लोहांश पाया जाता है और अपक्षय के कारण इन चट्टानों से मिट्टी का निर्माण होता है, तो जल के प्रभाव से मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। यद्यपि ये मिट्टियां काली मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ होती हैं, परंतु अन्य मिट्टियों की तुलना में। जी तनिमा दी, ठीक है जी, क्या
चलिए, सो हम लोग थे पहला काली मिट्टी, लाल मिट्टी डिपेंड्स कि उसमें कितने ज्यादा खनिज लवण है। इसी तरह पीली मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी में जल योजित लोहांश मतलब आयरन का मात्रा, हाइड्रेटेड आयरन के मिश्रण होने से इसका रंग पीला हो जाता है, कि ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है। फिर सफेद रंग की मिट्टी, व्हाइट सॉइल, इस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट अथवा लवणों की मात्रा अधिक पाई जाती है। मिट्टियां सफेद होती हैं, ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है। फिर भूरी मिट्टी, इन मिट्टी में ऑक्सीजन, जैविक पदार्थ और लोहांश की कमी पाई जाती है, उन्हें भूरी मिट्टी कहते हैं, ये भी कम उपजाऊ होती है। राख के रंग की मिट्टी, मृदा वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ मिट्टियों का रंग राख के समान होता है, जो अधिक उपजाऊ और गहरे रंग की मिट्टियों के ऊपर विकसित होती हैं, इन्हें पोर्टसोल मिट्टी कहा जाता है। मिट्टी के परतों के गठन के आधार पर वर्गीकरण, तो पहला तो कलर्स के आधार पे हो गया, उनके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसका साइज उसके अकॉर्डिंग हो गया, और फिर परतों के गठन मतलब कितनी लेयर्स हैं। तो परतदार मिट्टियां, संसार में इस प्रकार की मिट्टियां सबसे अधिक भाग में पाई जाती हैं, जो जल निकास, जलवायु, वनस्पति आदि के प्रभाव से निर्मित होती हैं। परतदार मिट्टियों में पीट सोल, पॉटसोल, मटमैली भूरी और लाल पीली पॉटसोल, लेटराइट अति शीत प्रदेशों की मिट्टियां, भूरी मिट्टियां, मरुस्थल की मटमैली मिट्टियां सम्मिलित की जाती हैं। अर्ध परतदार मिट्टियों में जिन भूरी प्रदेशों में जल निकास की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है, उनमें इस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। इस प्रकार की मिट्टियां एक विशेष प्रकार के प्रतिरूप का अनुसरण करती हैं। अपरतदार मिट्टियां क्या है? जिसमें कोई भी परत नहीं पाई जाती। फिर है बेस्ड ऑन फ्लोरल न्यूट्रिएंट्स। फ्लोरल न्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब है? मिट्टी के निर्माण में वनस्पति तत्वों का प्रभाव अत्यधिक रहता है। उनके द्वारा मिट्टियों में जीवांशों की प्रभाव से उनका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। मिट्टियों का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स। अब सॉइल्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्रीय कारण से क्या होता है? विश्व में मिट्टियां पोषक, वनस्पति पोषक के आधार पर विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों की मिट्टियां, ध्रुवीय क्षेत्रों में वनस्पति का प्रभाव पाया जाता है। वहां केवल छोटी झाड़ियां तथा घास पाई जाती है, जो अम्लीय जीवांश उत्पन्न नहीं कर पाती। इन प्रदेशों में वर्षा कम होती है। यहाँ स्थायी तुषार भूमि, परमोफ्रॉस्ट के कारण जल निकास की अवस्था उपयुक्त नहीं है, अतः यहाँ मिट्टियां प्रायः पतली पाई जाती हैं। टुंड्रा के शुष्क भागों के नीचे की परत कैल्शियम युक्त होती है। टुंड्रा प्रदेश के जल के रुके रहने के कारण जैव पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं और इस प्रकार अर्धदलदली मिट्टियां पाई जाती हैं। टैंगो प्रदेश की मिट्टियां, कोणधारी वन प्रदेशों में यहाँ ग्रीष्म ऋतु छोटी और शीत ऋतु कठोर होती है और इस प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति में सदाबहार कोणधारी वन है। इन वनों द्वारा यहाँ उच्च अम्लीय जीवांश की उत्पत्ति होती है, जिसमें पोडवाल की क्रिया होने से और यहाँ जल निकास की उपयुक्त अवस्थाएं हैं। वहाँ लौह युक्त पोर्टसॉल मिट्टी पाई जाती है। अटलांटिक क्षेत्र जहाँ वर्षा अधिक होती है, जीवांश पोर्टसॉल मिट्टियां पाई जाती है। मध्य एशिया में जहाँ तुषार भूमि के कारण जल निकास ठीक नहीं है और भूमि के भ्रंश की लिविंग नहीं होने के कारण इन भागों में पीली मिट्टी पाई जाती है। तो सब सो तो नहीं रहे? अगर सो रहे हैं तो फिर हम थोड़ा क्वेश्चन भी पूछ लें, हमें ऐसा लग रहा है। हाँ? तो कोई भी व्यक्ति ये बताए कि मिट्टी के कणों की बनावट के आधार पे कितने तरीके की मिट्टी होती है? क्योंकि मुझे ऐसे आदत नहीं है, बट आपका लिटरेचर मुझे पढ़ना पड़ रहा है और आपको जगाना भी पड़ रहा है। चार प्रकार की है ना? तो कौन कौन सी? चार प्रकार की मिट्टियां हैं जी। प्रकार चाहिए मैडम? बालू है, बलुई दोमट है, और चिकनी मिट्टी और लोन मिट्टी। जी, और कोई बताएगा? सैंड, सैंडी, लोम और जी, और एक मिट्टियों के रंग के आधार पर, ये भी तो अभी तो पार्टिकल्स के आधार पे था, रंग के आधार पे भी हमें मिट्टी समझ में आती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, वरना हम पूछ सकते हैं ऐसे वाला, इसलिए पूछा है मैंने।
परत के आधार पे हम लोग चल रहे थे। तो टैंगो प्रदेश की मिट्टियां थी, वहां पर लौह युक्त पोर्टसोल मिट्टी पाई जाती है। फिर चौड़ी परत वाली वनों की मिट्टियां हैं। जहां ग्रीष्म ऋतु लंबी होती है वहां चौड़ी परत वाले वन पाए जाते हैं। इन वनों के द्वारा न्यून अम्लीय जीवांश की उत्पत्ति मिट्टी में होती है। इस प्रकार की मिट्टियों की लीचिंग क्रिया कम होती है। यहाँ मूल चट्टानें चूने युक्त होती हैं और वे सिल्ट होती हैं। वहाँ उदासीन मिट्टी न्यूट्रल सॉइल पाई जाती है। चौड़ी परतों वाले क्षेत्रों का विशेष नाम ब्रूनीसोलिक प्रदेश कहा जाता है। यह प्रदेश पश्चिमी यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, वॉशिंगटन राज्य के निकटवर्ती कनाडा के तटीय क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। पश्चिमी यूरोप में अनेक छोटे छोटे क्षेत्रों में चूना युक्त मिट्टी पाई जाती है, जहां लोयस मिट्टी के जमाव भी पाए जाते हैं। कई भागों में काली मिट्टी के क्षेत्र भी पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के काली मिट्टी के संक्रामक क्षेत्र में प्रेयरी मिट्टियां पाई जाती हैं। एप्लिशन क्षेत्र में अम्लीय मिट्टी पाई जाती है। ये सारी मिट्टियां विशेष उपजाऊ होती हैं। तो जनरली नेचुरोपैथी में यूरोप में बहुत काम हुआ है। तो यूरोप में जो चूना युक्त मिट्टी है उसका इस्तेमाल बिल्कुल किया गया है, वो फायदेमंद है और तब यहाँ पर आया है। अमेरिका में भी बहुत काम हुआ, यूरोप में भी बहुत काम हुआ। काली मिट्टी के क्षेत्र। काली मिट्टी का निर्माण उन प्रदेशों में होता है जहाँ बसंत ऋतु शुष्क नहीं होती है तथा शीत ऋतु अधिक ठंडी होती है, जहाँ घास मुख्य वनस्पति पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टियों में कहीं कहीं चूना युक्त मिट्टियां भी पाई जाती हैं। विश्व में काली मिट्टी चरनोजम मिट्टी के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। डेन्यूब बेसिन तथा दक्षिण यूरोपियन रूस यूरोप में विस्तृत क्षेत्र है जहां काली मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका के और ये दक्षिणी यूरोपियन रूस यूरोप में जो है वहां पर फेमस भी है, जो ब्यूटी के लिए मड यूज होती है, ब्यूटी स्पा होता है, फॉरनर्स के लिए भी होता है। तो वो ब्लैक सॉइल का ही इस्तेमाल करते हैं पूरा फुल बॉडी लेप करने के लिए। और इनफैक्ट वहां पर ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रूम कर रही है, बहुत तेजी से, और बहुत पुरानी एंशिएंट है। यूरोप में काली मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका के विस्तृत मैदानी भाग और कनाडा के मैदानी भाग में इस प्रकार की प्रेयरी मिट्टियां पाई जाती हैं। दक्षिण अमेरिका के पैम्पॉस प्रदेश में भी चरनोजम मिट्टी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत के मालवा तथा दक्कन पठार में भी मिट्टियां विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती हैं। सभी प्रदेशों में चरनोजम मिट्टियां एक प्रकार से ही निर्मित नहीं है। पूर्व सोवियत संघ में चरनोजम मिट्टी चूना युक्त मिट्टियां हैं, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका की मिट्टियों में चूना कम पाया जाता है, जबकि अर्जेंटीना और प्रायद्वीपीय भारत की उपजाऊ मिट्टियां ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित हैं। अब भूमध्य सागरीय क्षेत्र की मिट्टियां। जिस प्रकार शुष्कता अधिक होती है वहां की मिट्टियों की अधिक गहराई तक सूख जाती हैं, जिससे निर्जलित लौह सेस्की ऑक्साइड, डिहाइड्रेटेड आयरन सेस्क्यू ऑक्साइड का निर्माण होता है, जिससे यहाँ की मिट्टियों का रंग लाल हो जाता है। वृक्षों की जड़ों द्वारा इस मिट्टी में जीवांश की मात्रा उपलब्ध होती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश अधिकांशतः पर्वतीय प्रदेश हैं, जिनसे इस मिट्टी में चूने के पत्थर और ज्वालामुखी पदार्थ से ये मिट्टियां बनती हैं। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई लाल रंग कैसे हो जाता है मिट्टी का, ठीक है। तो ये अच्छा है और नॉलेजेबल है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों लाल हो जाती हैं, क्योंकि शुष्कता अधिक है, अधिक गहराई तक ये सूख जाती हैं और निर्जलित लौह सेस्की ऑक्साइड, डिहाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है इसमें, इसलिए मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। फिर है मरुस्थलीय मिट्टियां। मरुस्थल में वनस्पति का अभाव पाया जाता है अथवा मरुस्थल की मिट्टियों में जीवांश का अभाव पाया जाता है। इस प्रकार की मिट्टियां अफ्रीका के सहारा और कालाहारी मरुस्थल, दक्षिण पश्चिमी एशिया के मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका के सोनोरान मरुस्थल, दक्षिण अमेरिका के अटाकामा मरुस्थल, पश्चिमी भारत के थार मरुस्थल, मध्य एशिया के गोबी मरुस्थल में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। केओलिनाइट मिट्टियां अथवा
विषुवत रेखीय प्रदेशों की मिट्टियां। विषुवत रेखीय प्रदेशों में वर्षा की अधिकता के कारण मिट्टी में निक्षालन क्रिया द्वारा मिट्टी के अनेक खनिज नीचे भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे भागों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। इन मिट्टियों में काओलिन नामक खनिज पाया जाता है, इसलिए इन्हें केओलिनाइट मिट्टी कहते हैं। लावा प्रदेश की मिट्टी क्या है? जैसे कि नाम से ही है, ये एक प्रकार की अध्यारोपित मिट्टियां हैं। इस भूगर्भ से ज्वालामुखी विस्फोट के दरारों के माध्यम से किसी प्रदेश विशेष के बहुत बड़े भाग में पैथिक या अल्पसिलिक लावा के जमाव हो जाता है। ये मिट्टियां गहरे रंग की तथा अनेक खनिजों युक्त प्रायः ह्यूमस रहित किंतु विशेष उपजाऊ होती हैं। भारत का उपजाऊ कपास की काली मिट्टी अथवा लावा प्रदेश, वाशिंगटन का पठार, आइसलैंड के लावा के क्षेत्र इसके कुछ विशिष्ट उदाहरण हैं। फिर है पर्वतीय प्रदेश की मिट्टियां। पर्वतीय प्रदेश में अपर्दन की क्रिया महत्वपूर्ण होती है। यहाँ की मिट्टियां युवा होती हैं। घाटियों और पर्वतों के निकटवर्ती भागों में कछारी मिट्टी पाई जाती है। जलवायु की दृष्टि से पर्वतीय भाग 3 प्रकार के होते हैं। तो युवा मिट्टी कहने से क्या मतलब है? जैसे वर्ड आया पर्वतीय प्रदेश की मिट्टियां, यहाँ की मिट्टी युवा होती है। जैसे बाकी सब क्या बुजुर्ग थी? नहीं, महीनपन रहता है। युवा मिट्टी यानी काफी महीन रहता है और उसको यूज करने के लिए एलिजिबिलिटी अच्छी रहती है। और कोई अपना व्यू दे। पोषक तत्व ज्यादा होते होंगे मैम। और कोई? जो पर्वत टूट रहे हैं वो मिट्टी आ रही है ना, तो वो अभी अभी बनी हुई है, राइट, इसलिए वो युवा है। और जो और मिट्टी हम पढ़ रहे हैं वो परत दर परत है। जो जीवाश्म या फॉसिल्स या पेड़, लंबे लंबे पेड़ हैं, वो जब डेड होते हैं या ज्वालामुखी फटता है उसके कारण थे। ये क्या है? रॉक्स टूट रही हैं, झड़ रही हैं, पानी से बह रही हैं, उसके कटने से जो मिट्टी बन रही है लगातार, इसलिए वो यंग है। हमेशा युवा मिट्टी मिलेगी, मतलब फ्रेश बनी हुई मिट्टी मिलेगी, इसलिए वो युवा का वर्ड दिया गया है यहाँ पर। पर्वतीय प्रदेश की मिट्टियां। पर्वतीय प्रदेश में ये हो गया जलवायु की दृष्टि से 3 भागों में बांटी गई। आर्द्र शीतोष्ण पर्वतीय क्षेत्र, मिट्टी में जीवांश की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा पोटसोल मिट्टियां पाई जाती हैं। कई भागों में अम्लीय जीवाश्म युक्त मिट्टियां पाई जाती हैं। कई स्थानों पर मृदा पाई जाती है। शुष्क पर्वतीय भागों में क्या होता है? प्रायः घास से निर्मित मिट्टियां होती हैं। ऐसे भागों की मिट्टियों को लिथोसोल कहा जाता है। आर्द्र उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय भागों में उपज काल लंबा होता है। ज्योग्राफी सबको याद आ गई होगी, हाँ, इतनी सारी ज्योग्राफी। मिट्टियां गहरी और उसमें जीवांश की मात्रा अधिक पाई जाती है। ऐसी मिट्टियां अधिक उपजाऊ होती हैं और वहां जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टियां राकीय, एंडीज, कॉकेशियस, किरियर, सुलेमान, ध्यानशान, क्लुन, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में सर्वत्र मिलती हैं। मिट्टी चिकित्सा के प्राथमिक व उत्तेजक प्रभाव। चलिए अब आपके काम की बात लगभग आ गई अच्छी काम की बात। मिट्टी चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये शरीर को शीतलता प्रदान करने के साथ साथ दूषित पदार्थों को अवशोषित कर शरीर से बाहर निकाल देता है। मतलब एब्जॉर्प्शन और डिटॉक्सिफिकेशन, एलिमिनेशन। पहले अवशोषित करेगा और फिर बाहर निकालेगा। तो मेनली कूलिंग इफेक्ट देते हैं, साइड में लिख सकते हैं। मड आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देती है। दूसरा, इसमें एब्जॉर्प्शन पावर होती है, तो टॉक्सिन्स को, विजातीय द्रव्य को एब्जॉर्ब कर लेती है। तीसरा, एलिमिनेटिव पावर होती है जो आपके शरीर से बाहर निकालती है। तो कूलिंग इफेक्ट देती है, एब्जॉर्प्शन बढ़ाती है ना। अपने को जहां भी आप मिट्टी रखेंगे टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब कर लेगी, विजातीय द्रव्य को, फॉरेन मैटर को, और बाहर निकाल देगी। यह है अवशोषित कर शरीर से बाहर निकाल देती है। यह कई रोगों जैसे कब्ज, तनाव, सिरदर्द, अनिद्रा, ब्लड प्रेशर और चर्म रोगों के उपचार में सफलतापूर्वक इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कब्ज है तो पेट पर करेंगे, तनाव है तो स्पाइन पर और माथे पर करेंगे, सिर दर्द है तो माथे पर और पेट पर करेंगे, अनिद्रा है माथे पर और स्पाइन पे करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर है तो भी स्पाइन पर और माथे पर करेंगे।
और चर्म रोग है तो पूरी बॉडी पे करेंगे, या जहां पर भी लोकल एरिया है, अगर उसमें क्रैक्स है तो कपड़े के ऊपर करेंगे, क्रैक्स नहीं है तो पूरी बॉडी पे हम लगा सकते हैं। मिट्टी चिकित्सा में प्रयोग की जाने वाली मिट्टी, इसके लिए प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी साफ सुथरी और जमीन से 3-4 फीट नीचे की होनी चाहिए। उसमें किसी तरह की मिलावट, कंकड़ पत्थर, रासायनिक खाद वगैरह नहीं होनी चाहिए। प्रयोग में लाने से पूर्व मिट्टी को साफ करके उसमें कंकड़ पत्थर निकालकर धूप में अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि एक बार प्रयोग में लाई मिट्टी को दोबारा प्रयोग में न लाया जाए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मिट्टी को नम कंडीशन में निकाल करके नहीं अप्लाई करना है। ठीक है, वो हाइजीनिकली ठीक नहीं है और उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो जब भी आप 3-4 फीट गहरी मिट्टी निकालें तो सबसे पहले वो धूप में डाल दें 1 दिन कम से कम, और अगर हल्का सा नमी है तो 2-3 दिन। जब वो सूख जाए तो फिर से आप भिगोएं उसको, यही प्रोसेस होना चाहिए। और आप उसको छाने जरूर से, या हाथ से भी आप कंकड़ वंकड़ बीन सकते हैं अगर आपको लगता है कि बाकी मिट्टी बहुत अच्छी है। तो कई बार तो हम लोग को छानते हैं, कई बार मिट्टी बहुत साफ हमें मिल जाती है तो हम उसको एक बार जरूर सुखा करके देख लेते हैं, अगर उसमें कुछ है तो निकाल देते हैं। मैम, एक बार यूज की हुई मिट्टी को धूप में सुखा के फिर से मतलब उसको यूज नहीं किया जा सकता? एक बार यूज की हुई मिट्टी देखिए उसका पोटेंशियल तो कम हो जाता है ना। अगर आप ही के शरीर की मिट्टी है तो आपका जो मिनरल्स डिफिशिएंट तो हो ही गई, वो मिनरल्स उसने सक कर लिए, टॉक्सिन सक कर लिए और मिनरल्स आपकी बॉडी में चले गए। तो अब जो मिट्टी है वो मिनरल्स रिच नहीं है। ठीक है, हाँ, दोबारा से 5 से 7 दिन आप सनलाइट में सुखा करके उसकी कूलिंग इफेक्ट को वापस ले सकते हैं, पर उसका फायदा 20-30% तो कम हो ही गया जी। ठीक है, आप अपनी मिट्टी है उसको अगर तुरंत करेंगे तो इन्फेक्शन हो सकता है, आप अगर दोबारा सुखा देंगे तो आप अपने लिए एटलीस्ट यूज कर सकते हैं, पर उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। 5-6 दिन तक उसको धूप दिखाना है, 5-6 दिन। मैडम जी मैडम, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मिट्टी उसमें कुछ मिला करके लगाना है, जैसे कोई दवाई आती है, जैसे मैंने गगन के मिट्टी जब लगाई थी ना, ये किडनी पेशेंट था, तो मेरे को डॉक्टर साहब ने कुछ बताया था, इसमें निमादी चूर्ण है, अरंडी का तेल है, गुलाब जल है, मजिस्टा चूर्ण है, 10 मूल कवात है, गौमूत्र है, ये कुछ चीजें मिला करके मैंने गगन के लगाई थी। तो अब जैसे कोई पेशेंट है तो उसके सीधा ही लगाना है या कुछ ये चीजें डाल सकते हैं, जैसे ये पूछ रहा था। देखिए मैं तो सीधे ही लगाती हूँ क्योंकि इतना पेशेंट पे करता नहीं है और इसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आती है, और आप एक पैक का इतना चार्ज ले नहीं सकते, और मैंने इक्वल रिजल्ट मिलते देखा है। हम अपने क्लिनिक में आइदर मड स्पा कराते हैं, जब पूरी बॉडी पे लेप करते हैं तो हम उसमें शहद, एलोवेरा, नीम की पत्तियां, गुलाब की पंखुड़ियां, ये सब पीसते हैं जिससे गुड फील भी आए, और मुल्तानी मिट्टी का यूज करते हैं। ठीक है, जब हम ऑर्गन पे रखते हैं तो समझिए 10-10 मड पैक रख रहे हैं, डेली मड पैक रख रहे हैं। ठीक है, तो जहां पर हम पूरे ट्रीटमेंट का 1.5 से 2 घंटे के ट्रीटमेंट का हम 400 रुपए 500 रुपए ले रहे हैं, तो एक मड थेरेपी पे कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आएगी, जो बहुत अच्छे सेंटर्स खर्च कर रहे होंगे, पर हमको नहीं लगा कि वैसा करने से बहुत अच्छे रिजल्ट है। रिजल्ट उतने ही थे जो मड थेरेपी से थे। तो बेसिकली जी, इसमें गौमूत्र मिला करके मैंने लगाया, उसका भी अच्छा रिजल्ट है मैडम। हाँ, गौमूत्र का अच्छा रिजल्ट है, तो गौमूत्र से आप मिट्टी को सान सकते हैं, नो डाउट, एग्री है ना। तो वो कहीं पर उपलब्ध नहीं होता है, तो मैंने एक बेलू रेत है ना, बेलू रेत साफ सुथरी ले ली, उसमें डाल ली, वो गौमूत्र मिला लिया और रख लिया, 2-4 दिन तक वो यूज कर सकते हैं, वो मैंने करके देखा है। गौमूत्र अच्छा है लगाने के लिए, पीने के लिए भी अच्छा है, बट कितने लोग पी पाते हैं डिपेंड्स। जैसे लहसुन है, देखा है अभी मैंने पी के भी देखा है, आंखों में डाला है, कान में भी डाल कर देखा है मैडम, अच्छा है। हाँ जी, नहीं आप तो अल्टीमेट प्राकृतिक चिकित्सक है ना, मतलब नहीं मैडम, आपसे कम है मैडम, आपसे कम है। नहीं, मैं इतना नहीं कर पाती हूँ। जैसे कि अभी एक पेशेंट आया हमारे पास, हार्ट पेशेंट है, 2 स्टेंट पड़ चुके हैं, उसके बावजूद उनको स्टेंट से कोई रिलीफ नहीं है। तो बेसिकली हमने क्या जज किया, अर्जुन की छाल उन्होंने पी, उससे उनके पैरों में स्वेलिंग आनी शुरू हुई, फिर उन्होंने लहसुन खाना शुरू करा। ये सब वो है जो गूगल सर्च और यूट्यूब से लोग पढ़ते हैं, हाँ, जो शायद इंस्टेंटली मैं भी लिखती। अगर मेरे पास पहले पेशेंट आता हार्ट पेशेंट, तो मैं उसको सुबह काढ़ा एक बार अर्जुन की छाल का लिख ही देती। फिर लहसुन की बात आई तो उन्होंने कहा नहीं, हमें एसिड बढ़ने लग जाता है पेट का। तीसरी बात आई कि कोई और भी चीज थी, हाँ, गौमूत्र वाली, वो भी उनको रिएक्ट करती है। तो हमने सिंपल साधारण अपनी अल्कलाइन डाइट पे उनको रखा हुआ है,
और नेचुरोपैथी दे रही हूँ, जितना उनके शरीर को मैं धीरे धीरे समझ पा रही हूँ वैसा करते हुए। तो बहुत बार अल्टीमेट आपको पेशेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है और धीरे धीरे उसके एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। हर किसी का शरीर अलग अलग है, मतलब जहां पर साइंटिफिकली प्रूव है ना अर्जुन की छाल, वहां पर उनको साइड इफेक्ट है। हाँ, क्योंकि वो गूगल पर सर्च मार के पहले कुछ लेकर ही आते हैं, जैसे शहद ज्यादा खा लिया, गौमूत्र पी लिया, अदरक ज्यादा खा ली, तुलसी काढ़ा पी लिया, ये वो पहले ही किडनी को हार्ट को गर्म करके ही आते हैं पहले ही। क्यों उल्टियां आने लग जाती है, उबाकी आने लग जाती है, अरे यार अब क्या करेंगे, हम तो खराब हो गए, अरे यार या तो आपने गड़बड़ कर लिया। ये तो पूछना चाहिए, किसी से राय लेनी चाहिए थी। हाँ, और बस सिर्फ एक प्राकृतिक चिकित्सा ऐसी है, जैसे उसमें हमने पानी के इतने उपयोग पढ़े आपसे, है ना, या जैसे विनोद जी इतने टाइम से बच्चे को दे रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा ऐसी है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, खान पान का है। अगर आप 3 महीने तक लगातार लहसुन की कली खा रहे हैं या इस तरह के गर्म पेय पी रहे हैं, तो आपको एक ब्रेक देना पड़ेगा, जो कि आयुर्वेदा है ना। तो आयुर्वेदा का ब्रेक आपको करना पड़ेगा। फिर प्राकृतिक चिकित्सा आप निरंतर ताउम्र कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप जीवन भर कटी स्नान लीजिए, आप जीवन भर हॉट फुट बाथ लीजिए, ठीक है। तो एक ये बात समझनी पड़ेगी कि पेशेंट को फाइनली पहली बार इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा पे आए क्योंकि अंदर से सिस्टम को ठीक करना है, हमको सिस्टम के मेटाबॉलिज्म को अच्छा करना है, इम्यूनिटी को अच्छा करना है, क्योंकि सिस्टम खुद काम करे। दूसरा, वो आगे जिंदगी भर कर सकता है वो चीज, और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। बस चाहते आपको पता हो कि लो बीपी है और हॉट फुट बाथ दे दिया तो और लो हो जाएगा, है ना। हाई बीपी है, स्टीम बाथ दे दिया तो वो फेंट हो जाएगा। तो इतनी सी थोड़ी बेसिक नॉलेज रखने के साथ साथ आप नेचुरोपैथी का इस्तेमाल करके पेशेंट को काफी हद तक हर चीज से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे इसमें पढ़ते हैं, इसमें बिल्कुल होगा यूरिन का। मिट्टी चिकित्सा के प्रकार। प्राकृतिक चिकित्सालयों में मिट्टी चिकित्सा 2 प्रकार से दी जाती है, मिट्टी की पट्टी और मिट्टी स्नान या सर्वांग मिट्टी का लेप। मिट्टी की पट्टी, पेट पर पानी की पट्टी रखने के फायदे। आई थिंक मिट्टी की पट्टी है यहाँ पर। यह प्राकृतिक चिकित्सा का एक लोकप्रिय उपचार है। प्रायः पेट एवं माथे पर मिट्टी की पट्टी का प्रयोग किया जाता है, किंतु आवश्यकता पड़ने पर शरीर के अन्य भागों पर मिट्टी की पट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। पेट पर मिट्टी की पट्टी रखने के लिए साफ सुथरी ट्रे में ले करके उसे मिट्टी के किसी बड़े बर्तन में भिगो देना चाहिए। प्रातः काल उसे कूटकर आटे जैसा बना लें, यह अधिक गीली नहीं होनी चाहिए। फिर एक स्वच्छ सूती कपड़ा लेकर मिट्टी को उस पर रखकर लकड़ी की सहायता से फैलाकर मिट्टी जैसा बना लें। प्रायः इस पट्टी का आकार लगभग 9x6 72 रहता है, 72, ठीक है। तो मतलब 1.5 फीट चौड़ी, 6 फीट इधर ले ले और 3 फीट चौड़ाई। तो ऐसा करके नेवल के, अगर आप ऐसा स्टैंडर्ड साइज बोले, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड साइज है, जब आपको छोटे बच्चे को देना है, मान लीजिए अभी विनोद जी को मैं थोड़ी दिनों बाद कह सकती हूँ कि 3-4 महीने बाद आप पेट पे मिट्टी की पट्टी दे सकते हैं, छोटे बच्चे को धूप दिखा सकते थे। हाँ, तो अब इतना ये साइज नहीं उसके लिए उपयुक्त होगा। तो हमें क्या ध्यान में रखना है, नाभि के 4 अंगुल ऊपर, 4 अंगुल नीचे, 4 अंगुल बाएं, 4 अंगुल दाएं, इतना हिस्सा हमें मड से कवर करना है। आप ज्यादा लगा लेते हैं और अच्छा है, बट हाँ, हम इतना कवर करेंगे तो भी हमारा मेटाबॉलिज्म काम करेगा, आंतें काम करेंगी, पेट पे पूरा प्रॉपर काम होगा। अब मान लीजिए आपने नेवल के ऊपर रख दिया और नेवल छोड़ दिया, तो पर्पस सॉल्व नहीं होने वाला, है ना। नाभि के नीचे रख दिया और नाभि छोड़ दी तो भी नहीं सॉल्व होगा। तो हमें नाभि के चारों तरफ एक इक्वल एरिया लेकर के उसको रखना है। और कल सब लोग प्रेजेंट हो जाइएगा, लिख दीजिएगा, ये मैं मड थेरेपी ट्रे में कैसे रखते हैं, बॉडी पे कैसे रखते हैं, सामने ही बता दूंगी आपको लाइव इस प्रोग्राम में, ठीक है। तो ट्रे, मड भीगी हुई और कपड़ा, और उसको कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। रोगी के आकार, प्रकार तथा लगाए जाने वाले स्थान के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जाता है। इसके पश्चात उपयुक्त पट्टी को पेट पर नाभि के नीचे इस प्रकार रखें कि मिट्टी त्वचा से स्पर्श करती रहे। ऊपर से एक सूखे कपड़े से ढक दें। ठंड के दिनों में इसके ऊपर ऊनी कपड़ा लपेटा जा सकता है। 20 मिनट बाद पट्टी को हटाकर उस स्थान पर गीले कपड़े से साफ कर हाथों को रगड़कर गर्म कर लें। हाथों से रगड़कर गर्म कर लें। इसी प्रकार माथे आदि की स्थानीय पट्टी भी बनाई जा सकती है। मिट्टी स्नान या सर्वांग मिट्टी का लेप। तो कहाँ मिट्टी दी जा सकती है, अभी इसमें नहीं है,
हम लोग जब करेंगे तो ये भी मैं बता दूंगी, फिर भी हम जब कल सीखेंगे तो सबसे पहले तो पेट पे मिट्टी की पट्टी कैसे देंगे, दूसरा माथे पर मिट्टी की पट्टी कैसे देंगे, आंखों पर मिट्टी की पट्टी कैसे देंगे, स्पाइन पर मिट्टी की पट्टी कैसे देंगे, एक एनस पे पोल्टिस के रूप में मिट्टी की पट्टी कैसे देंगे, और पूरा ग्रैंड मड बात तो आपको बस समझना ही पड़ेगा, उसको ऐसा समझाने की जरूरत नहीं है। मिट्टी स्नान या सर्वांग मिट्टी लेप। मिट्टी स्नान के लिए मिट्टी के किसी बड़े पात्र में मिट्टी को लेकर उसमें इतना पानी मिला लेते हैं कि वह लेप करने योग्य हो जाए। यह घोल अत्यंत पतला हो, ना अत्यंत गाढ़ा। अब रोगी को मात्र एक अंडरवियर पहनाकर उसके शरीर पर सिर से लेकर पैर तक मिट्टी का लेप करते हैं। यह लेप पूरे शरीर पर एक समान होना चाहिए। रोगी को ऋतु के अनुसार धूप या पेड़ की छाया में बिठा देते हैं। 20 से 40 मिनट लेप सूख जाता है, तत्पश्चात ताजे पानी से रोगी को स्नान करा देते हैं। रोगी को खूब अच्छी तरह रगड़ कर नहाना चाहिए ताकि बालों आदि से मिट्टी पूरी तरह छूट जाए। इसके बाद शरीर को पोंछकर शरीर पर नारियल या तिल का तेल लगाना चाहिए। तो जैसे ठंडियां है तो नारियल का तेल प्रेफर कीजिए, गर्मियां है तो तिल सूदिंग है, तिल बादाम इस पे जा सकते हैं। दैनिक प्रयोग हेतु मिट्टी का सौंदर्य। साबुन स्वच्छ मिट्टी को कूट छान कर धूप में 1 सप्ताह सुखाने के बाद उसमें नीम के उबले पानी से भिगो और स्नान कर साबुन के आकार के सांचे में डालकर पुनः सुखा लें। यह स्नान के लिए अथवा शौच आदि के पश्चात हाथ साफ करने के लिए साबुन के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो नीम का पानी हम भी डालते हैं और डालना चाहिए। अगर आपको सानना ही है तो नीम के उबले पानी से सान लीजिए, नीम का पानी बॉईल कर लीजिए। मिट्टी चिकित्सा के लाभ। मिट्टी चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। यह शरीर को शीतलता प्रदान करता है तथा शरीर के दूषित पदार्थों को खोलकर एवं अवशोषित कर शरीर से बाहर निकाल देती है। विभिन्न रोगों जैसे कब्ज, तनाव, सिरदर्द, उच्च रक्तचाप व चर्म रोगों आदि के उपचार में सफलतापूर्वक मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। सिर दर्द तथा उच्च रक्तचाप में पेट के साथ साथ माथे पर भी मिट्टी की पट्टी रखने से उसका लाभ द्विगुणित हो जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मकथा में कब्ज को दूर करने के लिए प्रायः मिट्टी की पट्टी ले जाने का संदर्भ मिलता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी माइग्रेन और कॉन्स्टिपेशन के शिकार थे, जो उन्होंने कभी मेडिसिन नहीं ली। वो पेट पर मिट्टी की पट्टी, राम नाम जप, माथे पर मिट्टी का लेप, फास्टिंग और हॉट फुट बाथ, इन्हीं को प्रमोट करते थे और सूती चादर की लपेट भी बांधते थे वो पेट पर। एडोल्फ जस्ट ने अपनी पुस्तक रिटर्न टू नेचर में मिट्टी के गुणों का वर्णन किया है। यह पुस्तक पढ़कर महात्मा गांधी जी प्राकृतिक चिकित्सा की ओर उन्मुख हुए थे। तो महात्मा गांधी जी किस पुस्तक को पढ़कर प्रेरणा मिली थी उनको? रिटर्न टू नेचर, एडोल्फ जस्ट। अच्छी किताब है, मेरे पास है, आप लोग ऑनलाइन इसको मंगा लीजिए, हिंदी या इंग्लिश में ढूंढिए और पढ़िए इसको, अच्छी बुक है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मिट्टी चिकित्सा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मिट्टी चिकित्सा की उपयुक्तता बढ़ती जा रही है। नित्य बढ़ रहे मानसिक तनाव, शारीरिक व्याधियों तथा तनाव जन्य विकारों के निवारण में मिट्टी चिकित्सा रामबाण की तरह कार्य करती है। सिर दर्द, उच्च रक्तचाप, उदय रोग, हृदय रोग, अनिद्रा तथा अन्य रोग ऐसे हैं जिसका उपचार मिट्टी चिकित्सा से सफलतापूर्वक किया जाता है। भारत के अधिकांश प्राकृतिक चिकित्सालयों में मिट्टी चिकित्सा की व्यवस्था उपलब्ध है, जहां पर रोगी एवं स्वस्थ व्यक्ति भी जाकर मिट्टी चिकित्सा का लाभ उठाते हैं। मिट्टी का प्रयोग प्रत्येक मौसम में किया जाता है। यह अत्यंत सरल, प्रभावी तथा हानि रहित चिकित्सा है। प्रत्येक व्यक्ति इसके सिद्धांतों को समझकर स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रयोग कर सकता है। फिर बात करते हैं मड थेरेपी कैसे काम करती है। आयुर्वेद मान्यताओं के अनुसार हमारा शरीर, अब मैं आपको एक और चीज शेयर करना चाहती हूँ, इसको देख के याद आ गया। मेरी जो सिस्टर उनका, मैं जब कब नेचुरोपैथी करती थी और बहुत ज्यादा करा मैंने, लेकिन क्योंकि 4th स्टेज कैंसर था, स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, कीमोथेरेपी भी करानी पड़ी थी, मतलब पूरा वो स्प्रेड हो गया था और लास्ट में बोन मैरो में भी आ गया था। तो बहुत इच्छा रही उनकी कि, क्योंकि बोन मैरो वाला रिपोर्ट हम लोगों ने उनको नहीं बताया था, कि हम एक बार पंचकर्मा सेटअप में जाएं। मेरा नियर बाय सेटअप होने के बावजूद हमने अपने एरिया में सर्च किया, 3-4 जगह बात करके आए, फिर डिजाइन किया कि रामदेव जी का सेंटर है, वहां पर हम इनको ले जाते, फिर हम फॉलो अप कर लेंगे, इनको भी तसल्ली हो जाएगी। उस दिन
से प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ गई, इतनी ज्यादा मल्टीप्लाई हुई वो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं उनके कंफर्ट जोन में ट्रीटमेंट दे रही थी। ठीक है, अब वहां पे क्या हुआ, डॉक्टर साहब ने एक लंबा चौड़ा ट्रीटमेंट शेड्यूल बना दिया जो कि बॉडी रजिस्ट नहीं कर रही थी। तो वहां पर जब हम ले गए तो उन्होंने औषधियों के पानी से उनको नहलाया। जो व्यक्ति खड़ा नहीं हो पा रहा है उसको मैं साथ में थी पूरे टाइम, लेकिन क्या है ना, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है भाई, ठीक है। वहां पर मेरे भी पेशेंट मिल जा रहे थे, ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग था कि अरे आप, मैंने कहा हाँ हूं अभी। सो ऐसा वाला था। हम 4 घंटे रहे, पर वो 4 घंटे लायक शरीर नहीं था। उसके बाद तुरंत आकर के ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो गई, हमें ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ा। तो मतलब मैं ऐसा नहीं करती कभी भी, मेरा पेशेंट चाहे जितना दम कर ले, हम नहीं लिखते ट्रीटमेंट, हम धीरे धीरे ट्रीटमेंट को बढ़ाते हैं। एक ही दिन में हम कभी भी बहुत सारा ट्रीटमेंट नहीं देते। पहले औषधियों से नहलाया, फिर उसके बाद मड बाथ दिलाया, मतलब बॉडी में ताकत नहीं है और पूरी बॉडी में मड का लेप, औषधियों वाली मिट्टी लगाई। अभी फरवरी, हल्की हल्की ठंडी भी थी, उसके बाद ब्लोवर चल रहा है, चलिए ठीक है। और क्योंकि सारा कुछ कॉमर्शियलाइज्ड है तो वहां पे ना धूप नेचुरल है, ना बाहर लिटा सकते हैं, क्योंकि हम तो मड बाथ ओपन एरिया में ही देते हैं। आपको हल्का सा गाउन पहना के धूप में ही बिठाते हैं, अननेचुरल काम नहीं करते। तो वो ब्लोवर चलता रहा, फिर से नहला दिया जहां पे बॉडी रजिस्ट नहीं कर रही थी। फिर तुरंत ही उन्होंने जानुवस्ती लगा दी, कटिवस्ती लगा दी, फिर पोटली शेक करा दी, फिर शिरोधारा करा। मतलब लगातार ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं और बॉडी में रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं है। वो एक भी करवट लेट ही नहीं पा रही है, दिक्कत उनको इतनी हो रही है। तो कहने का मतलब है कि ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपको जो आता है और शरीर की क्या स्थिति है, व्यक्ति की क्या स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट दीजिए और उसके कंफर्ट जोन में ट्रीटमेंट दीजिए और धीरे धीरे ट्रीटमेंट को बढ़ाइए उसके अकॉर्डिंग। इसी तरह डाइट में भी करते हैं। नवरात्रि आ रही है, मैं ऑनलाइन फास्टिंग सेशंस वाटर थेरेपी पे जाने के लिए 6 दिन पहले से शुरू कर दिया है। वो रजिस्ट्रेशन पेड है और 8 तारीख से हम फिर से फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन करते हैं 9 दिन का। लेकिन हम किसी को भी बॉदर नहीं करते, किसी को भी प्रेशर नहीं करते कि आप जो है बिल्कुल इस तरह का उबला हुआ खाना खाइए या फास्ट रखिए। हम डे बाय डे उसको ले जाते हैं, धीरे धीरे बॉडी को लर्न करते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि आज आपने बढ़िया 56 भोग का खाना खा के आए और कल आप कहें नहीं हम तो पानी पे रह लेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसी तरह ट्रीटमेंट भी है कि अगर आप सोचो कि आज हम नेचुरोपैथिक सेंटर में जाएं और जितना कबाड़ा किया है वो सब ठीक कर दे और फिर हम कल से खूब बढ़िया। हमारे पास 1-2 लोग आते हैं, मैडम ड्रिंक करना तो नहीं छोड़ सकते, आप क्या बताइए कब कब आएंगे, डिटॉक्स कर दीजिए एक ही बार में सब ठीक। भाई इसे कैसे पॉसिबल है कि आप आओ, सोचो लीवर को बिल्कुल नया कर दें हम नेचुरोपैथी से और फिर से आप ड्रिंक करो और स्मोक करो, ऐसा थोड़ी ना होता है। धीरे धीरे बॉडी को दोनों चीजें जरूरी हैं, तो आपको समझना पड़ेगा अपनी डाइट को भी, लाइफ स्टाइल को। इसीलिए एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को आप जितना एजुकेट करेंगे उतना फायदे में रहेंगे। मैम उपवास का हम लोगों को भी बता दीजिएगा। फास्टिंग 8 तारीख से हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस हैं, मैं कर दूंगी सर को, आप सभी उससे जुड़ जाइएगा ग्रुप पे। और 8 तारीख को जैसे जो भी अभी हमने टाइम डिसाइड नहीं किया है, आई थिंक 11 बजे रखेंगे। तो 11 बजे फ्री सेशंस होते हैं जूम के, आधा घंटा 45 मिनट का, और फिर वो उसका लिंक भी आपको उसी ग्रुप पे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो जिनका छूट जाए वो देख लें। तो जैसे 8 तारीख का जो सेशन है, 11 से क्लास रहता है, तो लिंक हम लोगों को भेज दीजिएगा। हाँ, क्योंकि सबके लिए पॉसिबल हो तो नहीं है, इसलिए अगर 11 बजे रखेंगे तो आपको वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी 2 घंटे के अंदर। और एक दिन पहले उसका डाइट प्लान होगा, जैसे कल जो बताना है उसको एक दिन पहले हम बताएंगे। तो जितना अपने हिसाब से हो सके उतना करिएगा, सर को मैं भेज दूंगी आज ही, ठीक है। चले, आयुर्वेद मान्यताओं के अनुसार हमारा शरीर 5 आवश्यक तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से बना है। मिट्टी या मड में शरीर के अंदर से ठीक करने और किसी भी असंतुलन को ठीक करने की क्षमता होती है। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण खनिज होते हैं जो शरीर में खराब विषैले पदार्थों से लड़ते हैं। चूंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ये कई पुरानी अस्वास्थ्य समस्याओं का भी इलाज कर सकता है। डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। मड शरीर से खराब विषैले पदार्थों को पतला करने और एब्जॉर्ब करने की एक शक्तिशाली तरीका है।
पेट के चारों तरफ की ओर मड लगाने से भी शरीर का पाचन क्रिया बेहतर होती है। साथ ही ये शरीर को प्राकृतिक रूप से डिटॉक्स करने में मदद करता है। मड शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और इसके अलावा पेट के विभिन्न विकारों और डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है। अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो पेट पर मड रखने से क्या हुआ, कौन बताएगा? पेट पर मिट्टी की पट्टी रखने से क्या क्या हुआ? टॉक्सिन एब्जॉर्प्शन हुआ मैम फर्स्ट तो। ठीक, और कूलिंग इफेक्ट भी देगा वो। ठीक, और कॉलन को ट्रीटमेंट मिलता है, पूरा कॉलन को ट्रीटमेंट मिलता है, और लिवर के ट्रीटमेंट मिलता है जी, और अपने जितने जेनेटिक्स एरियाज हैं उसको तो सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। और क्या हुआ केमिकली, क्या हुआ मतलब क्या हुआ शरीर के अंदर? हमने पेट पर मिट्टी रखी, रिलैक्स मिलता है, डिटॉक्सिंग होता है मैडम। नहीं, वो तो नेचुरोपैथी के किसी भी ट्रीटमेंट से आपको रिलैक्स मिलेगा, गुड फील आएगा सबसे पहले, है ना। ट्रीटमेंट फिर बाद में थेरेपी होगी। तो पेट पर हमने मिट्टी की पट्टी रखी, मिट्टी में कूलिंग इफेक्ट होता है, उसने ठंडक प्रदान की और एब्जॉर्ब किया क्योंकि उसमें मिनरल्स हैं, ऑस्मोसिस की क्रिया हुई, मिनरल्स पेट में चले गए और पेट से टॉक्सिन्स हमारी मिट्टी में आ गए। और क्या हुआ? पेट की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ गया क्योंकि मिट्टी ठंडी थी। अगर जैसा हमारा हाइड्रोथेरेपी है, मिट्टी ठंडी थी और ठंडी होने की वजह से पेट ने उसको कंपनसेट करने के लिए तेजी से वो हीट अप हुआ। तो पेट के अंदर की जो कोशिकाएं हैं, ऑर्गेन्स हैं, वो सब गर्म हो गए उसको कंपनसेट करने के लिए। और जब गर्म हो गए तो ब्लड वहीं पर आ गया और वो तेजी से काम करने लगा, मेटाबॉलिज्म अपने आप बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसा आंसर होना चाहिए कि खून के दौरान का क्या हुआ। नेचुरोपैथी का मतलब ही है ब्लड सर्कुलेशन को बदल दिया हमने, ब्लड फ्लो को बदल दिया। तो जो उसकी ठंडक या गर्म की तासीर है, उसने उसके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज इसीलिए किया क्योंकि वहां पर ब्लड खींच के आ गया। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा ऑस्मोसिस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सारी साइंटिफिक आपको बुक्स में मिल जाएगा कि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया तभी होती है ना जब हम मुनक्के को पानी में डालते हैं या किशमिश को पानी में डालते हैं, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मिनरल्स का फ्लो होता है ना। तो हमारी बॉडी में मिनरल्स डिफिशिएंट है और हमारी मिट्टी में मिनरल रिच है, रिचनेस है। तो मिट्टी से बॉडी की तरफ मिनरल्स जाएंगे। अब कोई कह दे कि हाँ बॉडी से भी तो मिनरल्स चले गए होंगे, नहीं होगा क्योंकि मिट्टी मिनरल रिच है ना। इसीलिए जब पानी में मुनक्का डालो या किशमिश डालो तो वो फूल गई पर पानी मीठा हो गया, मतलब उसमें मिनरल्स थे, पानी में मिनरल्स नहीं थे। पानी में और चीजें हो सकती हैं, तो जब पानी ने उसको सक किया तो वहां से मिनरल्स उसमें आ गए। तो ये 10th क्लास की साइंस हो गई। और ब्लड सर्कुलेशन की साइंस आपको हम पानी से पढ़ाते चले जा रहे हैं कि कहाँ पे गर्म रखेंगे तब क्या हो रहा है और ठंडा रखेंगे तब क्या हो रहा है। सिर दर्द और बुखार से लड़ता है। तेज बुखार होने पर ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होती है। मड थेरेपी से बुखार को कम करने में मदद मिलती है। एब्डोमेन एरिया के चारों ओर मड का लेप लगाने से अतिरिक्त गर्मी से बचा जा सकता है। शरीर का तापमान कम करने में मदद करता है। यह थेरेपी तेज सिरदर्द और हीट स्ट्रोक के दौरान काफी राहत प्रदान करती है। मड थेरेपी के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और ये तुरंत राहत दिला सकती है। तो इसी क्रम में जब सन स्ट्रोक लगता है या धूप तेज है या इस तरह की कोई दिक्कत है और मड अवेलेबल नहीं है तो आप चंदन पाउडर का लेप या प्रयोग कर सकते हैं, वो भी अच्छा इफेक्ट देता है। या ठंडी टॉवल का प्रयोग पानी का कर सकते हैं, वो भी अच्छा इफेक्ट देता है। लेकिन इन दोनों ही चीजों में मिनरल्स उतने अच्छे नहीं होंगे जितने आप 3-4 फीट गहरी मिट्टी को निकालेंगे। मैम प्रेग्नेंट लेडी को पेट पे लगा सकते हैं क्या? 7 लगा सकते हैं। 3 मंथ्स तक तो हम थोड़ा मोटा मड पैक एडवाइस करते हैं जो 1.5 इंच का है, जैसे कल बताऊंगी। उसके बाद बीच के टाइम में हम मिट्टी का लेप लगाते हैं और लास्ट मोमेंट पे भी मिट्टी का लेप ही लगाते हैं जैसे जैसे पेट का साइज बढ़ता है। तो स्टार्टिंग 3 मंथ्स हम अच्छा मड पैक जैसा नॉर्मल व्यक्ति को देते हैं वैसा देते हैं। और मड थेरेपी लेनी ही चाहिए, अनलेस की बहुत कोल्ड वेदर ना हो तो मड थेरेपी लेनी चाहिए। जी
मड थेरेपी का सबसे बड़ा लाभ स्किन को होता है। आयुर्वेद के अनुसार मिट्टी विषैले पदार्थों को दूर करती है और शरीर में पित्त के बुरे प्रभावों को नियंत्रित करती है। मड स्किन में मौजूद अशुद्धियों को डिटॉक्स करती है, जिससे आपको सॉफ्ट और फ्रेश स्किन मिलती है। ये प्रदूषण के दौरान आपकी स्किन को शुद्ध करने में भी आपकी मदद कर सकती है। स्ट्रेस से मिलता है छुटकारा। तो अभी तक हम लोगों ने कॉन्स्टिपेशन की बात की, हेडेक की बात की, फीवर की बात की, डाइजेशन की बात की, गुड स्किन की बात की, अभी स्ट्रेस। चूंकि मिट्टी प्राकृतिक रूप से ठंडी है, इसलिए ये चिकित्सा अक्सर तनाव, नींद विकार, एंजाइटी और साइटिका व पोस्ट ट्रीटमेंट डिसऑर्डर से छुटकारा दिलाती है। मड खराब टॉक्सिन्स और तनावग्रस्त मांसपेशियों को रिलैक्स करती है। तनाव होने पर दिन में एक बार मड की लेयर लगाने से सिरदर्द और माइग्रेन को भी कम किया जा सकता है। ये दिमाग को ठंडा रखने का काम करती है। ठीक है, तो जितना मुझे स्ट्रेस का अंदाजा है, तो हम स्पाइन पे मड थेरेपी देते हैं जिसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, और फोरहेड पे तो एडवाइस करते ही हैं, माथे और आंखों पर। अगर साथ में डाइजेशन दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन है, तो पेट पर भी देते हैं। तो स्टमक पे मड थेरेपी और स्पाइन पे मड थेरेपी और आइज पे मड थेरेपी एक साथ, मतलब आगे पेट पे दिया आधे घंटे के लिए, फिर स्पाइन पे दिया, और फिर अगर आप करवा सकते हैं तो मसाज करानी चाहिए, नहीं तो मड में अपने आप रिजल्ट्स हैं। इसीलिए सर्वाइकल और साइटिका पेन में भी, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, हम कभी कभी जब कुछ भी नहीं निकल रहा है, पेशेंट का रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है, बोन हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कमर पे मड पैक देते हैं, फिर हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन, फिर एक एक्यू मसाज। तो इस ट्रीटमेंट के सेट से भी बहुत फायदा होता है। आंखों को देती है राहत। चूंकि हम दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्क्रीन के सामने बिताते हैं, इसलिए हमारी आंखों में वास्तव में आराम नहीं मिलता। युगों से यह माना जाता है कि मिट्टी में नंगे पैर चलने से आंखों के चारों ओर मड का एक कूल लेयर लगाने से आंखों को आराम मिलता है। ये तनाव को कम करके आई हेल्थ को बढ़ावा देती है, संक्रमण और एलर्जी से छुटकारा पाने में भी मदद करती है। अध्ययनों में यह भी दावा किया है कि मड बाथ करने से ग्लूकोमा विकसित होने का खतरा कम हो जाता है। ये तो आपने देखा ही है, और चीजें, आपका मड थेरेपी खत्म भी हो गया है। जो इम्पोर्टेंट था वो पिछले 5 पेजों का सार है। बाकी क्योंकि आपको एग्जाम देना है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों की तरह, और आपको उसको याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम ही इसके बाद टेस्ट लेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना, हम कुछ भी दे सकते हैं। तो उसको बिल्कुल नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इतना पढ़ना तो फिर से पॉसिबल नहीं है, ना ही आपको याद होगा। तो एक रफ स्केच कर लीजिए इंपॉर्टेंट चीजों का। कल एक प्रैक्टिकल सेशन रखते हैं मड का, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए, और आप लोग 4 से 5 फीट गहरी मड को अरेंज करें, जिससे आप खुद से प्रैक्टिकल कर सकें। तो जहां कहीं भी अगर मकान कोई खुद रहा है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आपके पास जो गार्डनर्स हैं, माली हैं, उनसे आप बात कर लीजिए कि हमें जो है 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो या 1 बोरी मड दे दे। वो 200-250 रुपए की मड आपको लाके दे देगा। पूरा आप उसको धूप में सुखा लीजिए, और जितनी पॉसिबिलिटी मैं कल बताऊंगी उतनी तरीके से आप अपने शरीर पे अप्लाई करके देख लीजिए। तो इसमें अभी तो इसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है प्राकृतिक चिकित्सा में कि हम उसमें मिलाएंगे, पर हम नीम का पानी मिला लेते हैं कभी कभी, पर आप ऐसे भी देंगे मड को तो फायदा होगा। बाकी जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर हम गोमूत्र मिलाएंगे तो फायदा होगा, तो गोमूत्र इटसेल्फ अच्छा है, तो अगर आप मिलाते हैं तो अच्छा है। लेकिन आजकल के युग में मिट्टी देना बहुत मुश्किल है, गोमूत्र मिला दिया तो एक से एक स्मार्ट लोग हैं, बहुत मुश्किल होती है। वो मिट्टी में ही ऐसे करते हैं, अरे क्या लगा दिया, दिक्कत हो गई, सब साफ कर दिया है ना, ऐसे वाला फील नहीं है बहुत अच्छा। तो मैं जैसे आज मेरे जी सरोज जी, मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं, क्योंकि मिट्टी तो ऐसे आराम से नहीं मिलेगी, मुल्तानी मिट्टी मिल जाएगी। अभी तो मुल्तानी मंगा लीजिए आप लोग, जितने लोग मुल्तानी मंगा सकते हैं। पर वही है कि वो मैंने जैसे बताया कि वो पोरस नहीं है, और पोरस ना होने की वजह से उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं है। वो आपकी बाहर की स्किन की ब्यूटी का हिस्सा हो सकता है, पर वो इंटरनल ऑर्गन्स को डिटॉक्स नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आप सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको लेके रख लीजिए, और लेकिन आपको पोरस मिट्टी आगे ढूंढनी पड़ेगी। जी जी ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं?
ठीक है, तो अभी कल का रहेगा प्रैक्टिकल सेशन, जिसमें एक दो और भी ऐसे मिथ हैं उनको भी हम करेंगे, क्योंकि जब हम वीडियोस डालते हैं तो जरूर से लोग क्रिटिसाइज करते हैं और कोई ना कोई बात ढूंढ ही लेते हैं कि हम उनको बोले। तो उसमें एक ये भी है कि आंखों पे मड हम सीधे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हमने देखा है अपने ऊपर रख करके, तो बहुत बार अंदर पार्टिकल्स चले जाते हैं जिससे इरिटेशन होता है। तो आपको पतला मार्किन का कपड़ा लेना चाहिए और उसके ऊपर ही रखना चाहिए। एनाल एरिया पे भी कपड़ा रखना चाहिए, कहीं पे भी कटा हुआ घाव है तो भी कपड़ा रखना चाहिए। रिजल्ट तब भी आते हैं और उससे फायदा होता है। प्लस हाथ का इस्तेमाल क्यों करा, ग्लव्स क्यों नहीं पहने, तो अगर इतना आप करेंगे तो कहते हैं ना कि अगर आरओ का पानी पिएंगे तो मिनरल डिफिशिएंट हो ही जाएंगे। तो आपको इम्यूनिटी इनहांस करने के लिए अपना उस तरह का रवैया अपनाना पड़ेगा और इम्यूनिटी डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप छुएंगे नहीं उस चीज को तो आप क्या ही बॉडी में लगा रहे हैं। तीसरा, ये बात अच्छी है कि अगर आप इथर्न पॉट में, मतलब मिट्टी के पॉट में उसको भिगोते हैं तो उसकी क्वालिटी को और अब एनहांस कर सकते हैं। तो वो अच्छी बात है कि आप किसी बकेट में प्लास्टिक या इसके बजाय आप अगर कांच या मिट्टी, सबसे पहले तो मिट्टी का बर्तन, नहीं तो अगर कांच में आप भिगोते हैं तो और अच्छा है, तो आपको कांच प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कल फिर मिलते हैं, क्योंकि कुछ और आप क्वेश्चंस। हाँ बताएं मैम। एक लेडी है 39 ईयर्स है, तो उनका जो है ना बीपी अभी बढ़ रहा है। जैसे अभी मेडिसिन स्टार्ट नहीं है, लेकिन डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है कि मेडिसिन लेना है, लेकिन अभी वो मेडिसिन ले नहीं रही है। तो मैं उनको क्या सजेस्ट करूं मैम? हॉट फुट बाथ। हॉट फुट बाथ सुबह शाम 2 बार हॉट फुट बाथ की प्रॉपर विधि उनको बताइए कि गुनगुने पानी में पैर डालें, 15 मिनट तक साइड से पानी बढ़ाएं, सिर पे ताजा पानी ठंडा स्प्लैश करें, बॉडी को कवर करें, साइड से पानी बढ़ाते जाएं और उसके बाद शावर ले लें। सुबह तो वो नहाने के पहले करें और एक बार रात में सोते समय कराइए, जिसके बाद वो स्पंज कर लें। 3 दिन कराइए, आप देखिएगा अगर बीपी बहुत ऐसा कोई ईसीजी या हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है तो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। योग निद्रा कराइए, माथे पर मिट्टी की पट्टी रखवाइए, इतना मुल्तानी मिट्टी अरेंज कर लीजिए, वो अरेंज हो जाएगी। तो माथे पर मिट्टी की पट्टी, योग निद्रा का अभ्यास और 2 बार हॉट फुट बाथ। थैंक यू। अभी परसों ही हमारे एक पुजारी जी ने पूछा था, बच गए वो दवा खाने से, फिर से नॉर्मल आने लगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि उन्होंने परसों मुझे फोन किया, मैंने कहा आप हॉट फुट बाथ लीजिए, मैंने अपना वीडियो भेजा, उनको समझाया ऐसे से लेना है। फिर जब मैंने आज पूछा तो कह रहे अरे वो तो मैं भूल ही गया, मैंने किया था, फिर मैं ठीक ही हो गया। तो बहुत बार सिम्टोमेटिक है ना, आपकी गैस्ट्राइटिस के कारण है, स्ट्रेस के कारण है, आपको खुद ही नहीं पता। तो जब आप बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ठीक करते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। मैम वो थायराइड का मेडिसिन ऑलरेडी ले रही है 80 mg का। कब से लेती हैं थायराइड? बहुत दिन हो गया मैम, वो 8-10 साल से। उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, आप जिस पे हाथ रख सकते हो, जो चीज अभी अभी दिख रही है ना, उसको आप मैनेज कर सकते हैं। बीपी जो फ्लक्चुएट हो रहा है उसको और आप उसको लिखवाओ भी। अगर 140 और 90 से भी ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, अगर एज कितनी है? 39 में 39 ही है, 40। ठीक है, 40 अबव इंसान है या 50 अबव है, अगर 140 और इधर 90 से ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है, तो आप गो फॉर आयुर्वेदा मेडिसिन या होम्योपैथी मेडिसिन, पैरेलली नेचुरोपैथी कीजिए और डाइट चेंज कीजिए। विथ में इसके साथ में मैडम लाइम जूस भी दे सकते हैं मॉर्निंग में, तो उससे भी काफी सारा रिजल्ट अच्छा है। लौकी का जूस मैम ले सकते हैं क्या इसमें? ले सकते हैं, खीरे का जूस दीजिए, लौकी का जूस दीजिए, एशगार्ड जूस दीजिए जितने ठंडे हैं, मिंट जूस दीजिए, लेमन वाटर पिलाइए, कोकोनट वाटर पिलाइए, है ना। खाना 1 मील दीजिए, नमक को कम कीजिए, जितना भी सॉल्ट लें वो इससे लें तो उनको वैसा वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे लेमन पिएंगी तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, ग्रीन जूस लेंगी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे अगर पुदीने की पत्ती, धनिये की पत्ती और ये नींबू साथ में जाता है तो आपको नमक की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो आपको सॉल्ट को कम कराना पड़ेगा। मेडिटेशन कराइए, इतनी चीजें चेंज कीजिए, अनुलोम विलोम कराइए, भ्रामरी कराइए, ठीक है। नोट कर लिया है आपने, कीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना। और पेशेंट को चेक करवाइए। एक तो ब्लड प्रेशर जो है कभी भी एक बार में नहीं चेक होना चाहिए, आप सुबह दोपहर शाम 3 बार चेक कराइए, 3 पोजीशन पे चेक कराइए, एक बैठे हुए, एक लेटे हुए, एक खड़े हुए, तब उसका मीन निकालिए कि एक्चुअली वो बंदा बीपी का पेशेंट है भी कि नहीं। अच्छा, बैठ के भी, खड़े होके भी?
बैठ के, खड़े होके, लेट के, लेट 3 पोजीशन में कराइए और 3 बार कराइए, 3 दिन, और साथ में ट्रीटमेंट प्लस डाइट। जी थैंक यू मैम। वेलकम। एक बार मेरा पेशेंट एक आया, वो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के पेन के लिए आए थे और उनका बीपी बहुत ज्यादा रहता था, पीजीआई से ट्रीटमेंट चल रहा था। हम सिर्फ लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का इलाज कर रहे थे, हमने दिमाग ही नहीं लगाया कि 5-6 साल से बीपी की दवा खा रहे हैं, खाइए। तो उसके बाद पता चला बीपी नॉर्मल होना शुरू हो गया, पेन तो नहीं गया उतना जितना ब्लड प्रेशर में काम आया। हम स्पाइन पे काम कर रहे थे, तो कभी कभी स्ट्रेस रिलेटेड होता है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है और आप इतनी हैवी मेडिसिन खा रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी आप ये करो, 3 दिन जब हॉट फूड बांट देंगे तो सिर के ऊपर ठंडा पानी का पट्टी मतलब टॉवल रखना। हाँ, पहले ताजा पानी ऐसे स्प्लैश कर दे, फिर गीली टॉवल सिर पे रखवा दीजिए और उसके बाद नहाना है या स्पंज करना है। ठीक है, पानी पहले भी पिलाइए और बाद में भी पिलाइए। ओके, सो थैंक यू सो मच। कीजिए, लिख करके प्रॉपर सारी चीजें लिखिएगा। ठीक है स्वाति जी, सारी चीजें लिखिएगा और उसके हिसाब से सारा याद करके अभी लिखूंगी मैम, उसके बाद मैं जी। डॉक्टर जयस बताएं। हेलो, चलिए फिर फिनिश करते हैं, कल फिर मिलते हैं प्रैक्टिकल सेशन के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम।